फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें मैंने पंडित माधवराव सप्रे जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज ये दूसरा भाग है और इसमें हम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जीवनी के बारे में। तो शुरू करने से पहले वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से कि इन्होंने क्या क्या किया था। बहुत छोटे और संक्षेप में हम देखेंगे क्योंकि इनकी जीवनी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ कुछ काम किया है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 21 दिसंबर 1881 को हुआ था। ठीक है, पौष अमावस्या के दिन। ठीक 21 दिसंबर 1881 को। हाँ ठीक है, पौष अमावस्या के दिन 21 दिसंबर 1881 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म हुआ था और जन्म स्थान था चमसूर या फिर चंद्रसूर भी कहा जाता है। चमसूर या चंद्रसूर जो कि राजिम के निकट एक गांव है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम जियालाल तिवारी था और माता का नाम श्रीमती देवमती तिवारी था। ठीक है, तो ये तो उनका हो गया पारिवारिक वर्णन। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा थी वो राजिम में ही हुई थी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कक्षा 5वीं तक के लिए ही विद्यालयीन शिक्षा वो ग्रहण कर पाए थे। ठीक है, 5वीं के बाद वो विद्यालयीन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने विद्यालय का परित्याग करके घर में ही अलग अलग भाषाओं, जिसमें उर्दू और आपके बंगला, ठीक है, मतलब बंगाली और मराठी और अंग्रेजी, इन साहित्यों का अध्ययन किया था। जैसे संस्कृत, हिंदी वगैरह सभी थे उसमें। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं के साहित्यों का घर में ही अध्ययन किया था। और पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा कम पढ़े लिखे थे, फिर भी से वो क्या थे, विद्वान आदमी थे। ठीक है, कम पढ़े लिखे होते हुए भी 16 वर्ष की आयु में ही, है ना, वे काव्य लेखन में पारंगत हो गए थे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी केवल 16 वर्ष की आयु में वे काव्य लेखन में पारंगत हो गए थे। और काव्य लेखन के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इस चीज को हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि सन 1898 ईस्वी में, ठीक है, सन 1898 ईस्वी में पंडित शर्मा जी की जो कविताएं थी, जो वो कविताएं लिखते थे, वो रसिक मित्र नामक एक पत्रिका छपती थी जो कवियों के लिए ही छपा करती थी। ठीक है, जिसमें कविताएं ही छपा करती थी। उस कविता में पंडित सुंदरलाल शर्मा, उस कविता वाली पत्रिका रसिक मित्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो कविताएं थी वो छपती थी। ठीक है, इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने राजिम में कवि समाज की स्थापना की थी। अब कवि समाज की स्थापना क्यों की गई थी? हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य और जो कवि था, कवि लोग जो होते थे, उनके संरक्षण के लिए और उनके उत्थान के लिए कवि समाज राजिम की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, प्रमुख उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अलग अलग जो है उसको लिख दिया हूं कि कौन सी रचना किस कैटेगरी में आती है, तो आप इसको इसी हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, जैसे काव्य की कैटेगरी में आता है छत्तीसगढ़ी दानलीला। ठीक है, पहला छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी में काव्य कहा जाता है छत्तीसगढ़ी दानलीला। ठीक है, खंड काव्य की कैटेगरी में आता है कंसवध। ठीक, नाटक की कैटेगरी में आता है सीता परिणय, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव आख्यान और विक्रम शशिकला। ठीक है, विक्रम विलास अलग है, विक्रम शशिकला पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। ठीक है,
और विक्रम विलास किसकी रचना है, आप ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उपन्यास में अगर हम देखें तो करुणा पच्चीसी इन्होंने लिखी है। श्री कृष्ण जन्म आख्यान इन्होंने लिखा है, ठीक है। श्री कृष्ण जन्म आख्यान, इसको याद रखिएगा, श्री कृष्ण जन्म आख्यान जो है ना वो उपन्यास है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग एक और अभी देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं उसको, एक और देखेंगे। और उपन्यास की कैटेगरी में सच्चा सरदार, तो ये 3 उपन्यास आपको याद रखना है। पत्रिका में आपको याद रखना है दुलरवा, ठीक है। इसके अलावा एक पत्रिका और थी, श्री कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका, ठीक है, जिसे उन्होंने बिलासपुर के जेल में रहते हुए प्रकाशित किया था, लिखा था, जिसमें 18 पेज थे, ठीक है। पृष्ठों की संख्या भी पूछी जाती है उससे। तो श्री कृष्ण जन्म आख्यान उपन्यास है और श्री कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका थी, ठीक है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जो है वो जेल पत्रिका थी, ठीक है। और श्री कृष्ण जन्म आख्यान उपन्यास है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है। आप ये जो स्टेप वाइज इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा रचना किस कैटेगरी में आता है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा था उनके साहित्य सृजन के बारे में। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक क्षेत्र में पंडित शर्मा जी का क्या योगदान रहा। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए 1905 में है ना, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा किया गया और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1905 में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन में पंडित शर्मा जी सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और गांव-गांव घूम के स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था। इसके पश्चात 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा वे आजीवन कांग्रेसी बने रहे। उन्होंने कांग्रेस का कभी त्याग नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से राजिम में समित्र मंडल की स्थापना की गई। इस समित्र मंडल संस्था का उद्देश्य क्या था? राजिम के क्षेत्र में लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना तथा समाज का सुधार करना, ठीक है। समाज सुधार के बारे में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का समाज सुधार में जो योगदान है उसके लिए मैं पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो समित्र मंडल बना था इसकी भी स्थापना का उद्देश्य समाज सुधार तथा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना था, ठीक है। इसके बाद 1907 में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, तो इसका प्रेरणा इन्होंने कहां से लिया था? 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, वहीं पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो मतलब अप्रूव किया गया था सूरत अधिवेशन में। तो वहां से आने के पश्चात स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का गांव-गांव घूमकर प्रचार किया और इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने राजिम में, रायपुर में तथा धमतरी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, ठीक है। कुछ कारणों की वजह से वो 4-5 साल बाद बंद हो गया वो दुकान और उसकी वजह से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बहुत आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से 1915 में राजिम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस किसान सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि जो किसान लोग थे, क्षेत्र के जो किसान थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना तथा राजनीति के बारे में, जो हमारे क्षेत्र में जो राजनीति हो रही थी उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान करना था ताकि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभा सकें, ठीक है। तो इसके लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से। इसके पश्चात अगर हम देखें तो 1920, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की मुख्य भूमिका रही थी। हालांकि इसके और धमतरी के जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुराम जगताप, ये सब भी थे वहां पे, लेकिन अगर हम मुख्य भूमिका में देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से वहां पे रहे। फिर उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह की आंदोलन की जो बागडोर है उसे महात्मा गांधी के हाथों में देने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ लाना था, छत्तीसगढ़ बुलाना था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता भेजा गया, ठीक है। कब भेजा गया? 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता भेजा गया। ये कलकत्ता गए 2 दिसंबर 1920 को। क्यों कलकत्ता गए? क्योंकि महात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे,
ठीक है, बंगाल में थे। तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता के लिए रवाना हुए और पंडित शर्मा जी के प्रयासों से ही 20 दिसंबर 1920, उसके 18 दिन बाद, ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास हुआ था। ठीक है, पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 1921-22 में, ठीक है, 1921-22 में छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह हुआ था, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ था, उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका थी। ठीक है, याद रखिएगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो था वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। बाकी जितने सत्याग्रह थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से थे, 2-3 सत्याग्रह को छोड़ के, जिसमें छुई खदान वगैरह आ जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में जब विद्रोह के बारे में देखेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, अभी बहुत ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं। बस इसको आप याद रखिएगा कि 1921-22 में ये हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला जंगल सत्याग्रह था जो कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। इसी जंगल सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 1.5 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी और इसी कारावास की अवधि के दौरान उन्होंने, मैं आपको बताया था ना, जेल पत्रिका, श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें 18 पेजेस हुआ करते थे, 18 पृष्ठ हुआ करते थे। ठीक है, तो कब उनको गिरफ्तार किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान, जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था उसी के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, 1.5 वर्ष की सजा हुई और सजा के दौरान उन्होंने जेल पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, श्री कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका। ठीक, इसके बाद उन्हें 1923 में छोड़ दिया गया और 1923 में ही कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन था। ठीक है, जिसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा की थी। ठीक है, 16 मार्च 1924 को दुर्ग जिला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद 1921 को इस अधिवेशन से पहले रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। इसको याद रखना है आप लोगों को। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना की गई थी 1921 में, यह असहयोग आंदोलन के समय किया गया था। ठीक है, ये कब था, ये था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय, ग है ये, भ नहीं है, असहयोग आंदोलन के समय में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा ही 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बहुत पार्टिसिपेशन था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। इसके बाद 22 अगस्त 1930, ये डेट आपको स्पेशली याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था। इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, नत्थूजी जगताप ने और नारायण राव मेधावले ने किया था। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, 3 लीडर थे इसमें, नारायण राव मेधावले और नत्थूजी जगताप। किसका, 22 नवंबर 1930 को हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है, इसके बाद 1930 में जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो 1931 के बीच और 32 के बीच में बंद कर दिया गया था। उस समय गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुआ था। फिर 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो फिर से उसका द्वितीय चरण चालू किया गया और उस द्वितीय चरण के दौरान छत्तीसगढ़ में डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ में 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, जिसमें पहले रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और उसके बाद 8 लोगों की सूची थी। तो छत्तीसगढ़ में जो डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे उसमें तीसरे डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे पंडित शर्मा। ठीक है, कौन से नंबर के डिक्टेटर थे, तीसरे नंबर के डिक्टेटर थे, आपको याद रखना है, 3rd नंबर है ना, 3rd डिक्टेटर थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो ये तो इनका योगदान था। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी इनका अभूतपूर्व योगदान है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार करने वाले
जो महापुरुष का नाम जिनका लिया जाता है वे पंडित सुंदरलाल शर्मा ही हैं। तो इनके बारे में देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले अछूतोद्धार के बारे में ही देखते हैं, ठीक है। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा अछूतोद्धार के लिए स्वामी श्रद्धानंद के विचारों से प्रभावित थे और ये अछूतोद्धार का कार्यक्रम वो 1905 के बाद से ही चालू कर दिए थे, ठीक है। अछूतोद्धार का जो कार्यक्रम है वो 1905 के बाद से ही चालू था और वे स्वामी श्रद्धानंद के विचारों से प्रभावित थे। इसको याद रखना है आप लोगों को कि पंडित सुंदरलाल शर्मा किसके विचारों से प्रभावित थे, तो स्वामी श्रद्धानंद के विचारों से प्रभावित थे, ठीक है। उसके बाद 1917 में ये गांव में घूम घूम कर जाते थे और अस्पृश्य समझी जाने वाली जो जातियां थी, जिनको अनटचेबल बोलते हैं ना, जिसको छुआ नहीं जा सकता, अछूत जातियां जिनको मानी जाती थी, उन जातियों के घर जाते थे, उनको जनेऊ धारण करवाते थे। अब ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इतने मतलब कहना चाहिए कि इतने उदार दिल के थे, इतने ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति थे। देखिए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनकी जो थिंकिंग की थी ना बहुत ब्रॉड लेवल पे थी। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई से विचारों का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कम पढ़ा लिखा इंसान भी विस्तृत सोच सकता है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी संकीर्ण मानसिकता का हो सकता है। जैसे हम आरुषि तलवार वाला केस जान ही रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग थे फिर भी ऑनर किलिंग वहां पे अपने को दिखाई दिया था, ठीक है। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे थे, मतलब कम पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी बहुत ब्रॉड लेवल पे ये थिंकिंग थी। एक चीज आपको मैं बता रहा हूं कि इनके घर में क्या होता था, जैसे ये ब्राह्मण है तो इनके घर में भी मतलब मांस का सेवन किया जाता था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के घर में भी मांस का सेवन किया जाता था, मदिरा का तो नहीं है, मांस भक्षण इनके घर में किया जाता था। तो जब ये छोटे थे ना तो इन्होंने घर में आंदोलन कर दिया कि हमारे घर में अब तो कोई मांस नहीं खाएगा और अगर घर में मांस खाओगे तो भैया मेरा को छोड़ दो, मैं नहीं रहूंगा। तो इन्होंने सबसे पहला जो समाज सुधार का शुरुआत है ना अपने घर से ही किया है, अपने घर में ही मांस खाने को इन्होंने रोका था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सामने आए थे। तो देखिए, बहुत छोटे लेवल पे हमको दिखता है, अगर कोई बच्चा घर में बोल रहा है कि घर में मांस नहीं खाना है करके, तो बहुत छोटा चीज हमको दिखाई देता है, लेकिन ये छोटा नहीं है भाई। इनके घर वालों ने भी इनका समर्थन किया, उन्होंने भी मांस खाना छोड़ा, ठीक है। अब चाहते तो ये छोटा बच्चा था, मार पीट के दबा सकते थे, लेकिन घर वालों ने भी समर्थन किया। तब ये जाके जो मानसिकता विस्तृत होती है ना, विकसित होती है ना, वो घर वालों के साथ रहने और घर वालों के सहयोग से और साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से विकसित होता है, ठीक है। तो ये कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत ब्रॉड लेवल पे इनकी थिंकिंग थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, 1917 में ही गांव में जाकर घूम घूम कर अस्पृश्य जातियों को जनेऊ धारण करवाने का कार्य करते थे। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहते थे कि वे मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ये भी क्या मतलब करते थे, जैसे वो अस्पृश्य जातियों के घर में जाते थे तो उनके द्वारा दिए गए दूध को और जो शाकाहारी जो चीजें होती थी उनको वो खा लिया करते थे बिना झिझक के, उनको कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। और उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, अब देखिए उस समय अस्पृश्य जातियों को मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अस्पृश्य जातियों को मंदिरों में प्रवेश कराने का बीड़ा उठाया था। और सबसे पहली बार प्रवेश कहाँ कराया गया था, तो 1920 में रायपुर के पुरानी बस्ती में स्थित बजरंग मंदिर में सबसे पहले हरिजनों को प्रवेश कराया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार हरिजनों को कहां प्रवेश कराया गया, तो पुरानी बस्ती रायपुर में स्थित बजरंग मंदिर में हरिजनों को सबसे पहली बार प्रवेश कराया गया था, ठीक है। अछूतोद्धार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पंडित शर्मा ने 1925 में राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराने की योजना बनाई, ठीक है। और इस योजना का जैसे ही बाकी लोगों को पता चला, वैसे ही हिंदू महासभा की 8 नवंबर 1900, मतलब जो हिंदू एकता था छत्तीसगढ़ में हिंदू सभा थी, उसकी 8 नवंबर 1925 को एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में बहुत लोग पंडित शर्मा जी के साथ
थे, बहुत सारे हिंदू जो सवर्ण थे, ब्राह्मण जो थे, वो बहुत सारे ब्राह्मण जो है पंडित शर्मा जी का सहयोग कर रहे थे, तो बहुत लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, और स्वाभाविक सा बात है कि सहयोग भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। तो जो विरोध करने वाले थे उनके साथ पंडित शर्मा जी ने शास्त्रार्थ किया था और बताया था कि शास्त्रों के अनुसार भी जो अस्पृश्य हम जिन्हें हम कह रहे हैं उन्हें भी अधिकार है कि वे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद 23 नवंबर 1925 को 1500 अस्पृश्य लोगों ने, ठीक है, सिर्फ हरिजनों ने नहीं, और जो दूसरी जातियां होती थी जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था, वे उन सभी ने 1500 लोगों ने लगभग मंदिर में प्रवेश किया। और कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 12 तोले का जो है ना आभूषण है ना, 12 तोले का आभूषण इन्होंने राजीव लोचन मंदिर में अर्पित किया था। इन 1500 लोगों ने 12 तोले सोने का आभूषण। ठीक है, इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हिंदू मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे। ठीक है, एक बार धमतरी में कुछ कारणों से हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, कुछ धार्मिक रीजन ही था। ठीक है, कुछ जुलूस निकालने से संबंधित कुछ रीजन था, उसकी वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों में तनाव उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही सुंदरलाल शर्मा जी को ये पता चला कि धमतरी में हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, ये तुरंत धमतरी गए और वहां पे लोगों को इन्होंने समझाया और लोगों ने इनकी बात को माना और वो तनाव जो है वो समाप्त हुआ। वहां पे जो क्या बोलना चाहिए बलवा है ना, वो हो जाता, उस चीज को इन्होंने कंट्रोल किया। और तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे, ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाएं। इसके अलावा 1923 में ही इन्होंने नथुजी जगताप और नारायण राव मेधावाले के सहयोग से धमतरी में एक अनाथालय की स्थापना की थी, जहां पे अनाथ बच्चों को रखा जाता था, उनके खाने रहने भोजन की व्यवस्था, ठीक है, और उनकी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की जाती थी। ठीक है, तो ऐसे महान समाज सुधारक थे हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और इस महान समाज सुधारक, साहित्यकार और राजनीतिक नेता का 28 दिसंबर 1940 को देहावसान हो गया। ठीक है, ये एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाज के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि अछूतोद्धार के क्षेत्र में जब महात्मा गांधी का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, वो आगमन जो है वो हरिजन उद्धार से संबंधित था। ठीक है, तो उस समय जब वे छत्तीसगढ़ आए तो महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रज कहा था और अपने गुरु की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का 28 दिसंबर 1940 को देहावसान हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।